नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे चैनल के सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है, लेकिन टीएमसी को बगावत से बचने का मौका ही नहीं मिला और लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार को घेर रहा है। इस टूट का फायदा उठाने की तैयारी में बीजेपी सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के लिए अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने विधायकों को कर्नाटक भेजा हॉर्स ट्रेडिंग का डर। टीएमसी में बगावत, भड़की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बागियों से की इस्तीफे की मांग। नीट 2026 की तैयारियों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की समीक्षा बैठक। निकोबार प्रोजेक्ट को सरकार की मंजूरी, कांग्रेस ने दी खतरे की चेतावनी। भारत के परमाणु हथियार बढ़कर 190 हुए, सिपरी रिपोर्ट में खुलासा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को टूट फूट और क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें पार्टी शासित कर्नाटक भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, इसलिए सभी विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए ये रणनीति अपनाई गई। कांग्रेस विधायक विजय रेवंत ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक बेंगलुरु भेजे जा रहे हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें करीब 60 विधायक शामिल हुए। वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लिया। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। उनका दावा है कि कुछ विधायकों ने उन्हें बताया है कि बीजेपी के लोग नोटों से भरे बैग लेकर उनके पास पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सिंघार ने कहा कि बीजेपी की ये साजिश मतदान के दिन नाकाम साबित होगी। टीएमसी में अंदरूनी बगावत की खबरों पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि कल तक यही टीएमसी वाले घोटालेबाज थे, धोखेबाज थे, कट मनी लेते थे। अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गोता लगाएंगे और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वाह वाह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि चुने हुए सांसद और चुना हुआ कोई भी प्रतिनिधि जनता के मैंडेट पर चुनकर आता है और जनता ने आपको बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था। आप उस मैंडेट का तो सम्मान कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर आपको बीजेपी ज्वाइन करनी है, उनका घटक दल बनना है या उनका समर्थन करना है, तो आप इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़िए। तृणमूल कांग्रेस में जारी बगावत के बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि सांसद पार्टी से नाराज हैं और अलग रास्ता अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें नैतिकता के आधार पर पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। संजय सिंह ने बागी खेमे के 20 सांसदों के समर्थन के दावे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ये संख्या पूरी नहीं हो पाई है और 20 हस्ताक्षरों के दावे की वास्तविकता स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक ममता बनर्जी के नेतृत्व में सब कुछ ठीक चल रहा था, तब तक यही सांसद पार्टी के साथ थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद सांसदों और विधायकों का पार्टी छोड़ना सही नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि जनता ने उन्हें तृणमूल कांग्रेस के टिकट और ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भरोसा करके चुना है, इसलिए अगर वो अलग राजनीतिक रास्ता चुनना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा दें और फिर जनता से नया जनादेश हासिल करें। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के बागी होने के बाद केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल को फिर से पेश करने की तैयारी में है। दरअसल खबर है कि ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसद अब बागी हो चुके हैं। बागी नेता काकोली घोष दस्तीदार ने खुद लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने का दावा किया। तृणमूल में आई इस दरार को मोदी सरकार एक बड़े मौके की तरह देख रही है। चर्चा है कि सरकार अब परिसीमन बिल को मॉनसून सत्र में फिर से लाने की तैयारी कर रही है। याद रहे कि पिछली बार बहुमत न होने के कारण ये बिल संसद में गिर गया था। सरकार के रणनीतिकार अब डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे दलों से भी संपर्क कर रहे हैं। इस बार सरकार महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से अलग रखने पर विचार कर रही है। जानकारों का कहना है कि तृणमूल सांसदों के समर्थन से बिल को पास कराने के लिए जरूरी आंकड़े अब सरकार के पास मौजूद हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को एनटीए मुख्यालय का दौरा कर परीक्षा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एनटीए अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा उपायों का जायजा लिया। बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है। प्रधान ने प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उसे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इसके लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। ग्रेट निकोबार में बनेगा नया एयरपोर्ट, बढ़ा सियासी घमासान। 26 साल में पहली बार हुआ ऐसा, इंडेक्स में रैंकिंग घटी। फिच रिपोर्ट में अमेरिका ईरान जंग से सुस्त होगी भारतीय अर्थव्यवस्था।
परमाणु ताकत आधुनिक कर रहा भारत, सिप्री की रिपोर्ट में दावा। कांग्रेस जिस निकोबार प्रोजेक्ट पर लगातार सवाल उठा रही थी, सरकार ने उसे मंजूरी दे दी है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर 13,000 करोड़ रुपए की लागत से नया ग्रीनफील्ड सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सरकार के मुताबिक ये एयरपोर्ट गलाथिया बे के पास चिंगेन क्षेत्र में बनेगा और नागरिक उड़ानों के साथ साथ सैन्य जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। मलक्का स्ट्रेट के करीब होने के कारण ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार का कहना है कि INS बाज एयरफील्ड की रनवे लंबाई बढ़ाने में भौगोलिक और तकनीकी चुनौतियां थी, इसलिए नए एयरपोर्ट का विकल्प चुना गया। ये एयरपोर्ट 81,000 करोड़ रुपए की ग्रेट निकोबार विकास परियोजना का हिस्सा है, जिसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, बिजली ढांचा और नया टाउनशिप भी शामिल है। राहुल गांधी ने इसे पर्यावरण और आदिवासी समुदायों के लिए खतरा बताते हुए विरोध किया था। उनका आरोप है कि इससे जंगल, कोरल रीफ और शॉम्पेन जनजाति प्रभावित हो जाएगी। 26 साल में पहली बार कोई भारतीय कंपनी ग्लोबल MSCI इंडेक्स के टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई। इस मशहूर इंडेक्स का नाम MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक इस लिस्ट में नीचे फिसल गए हैं। ये दोनों कंपनियां पहले 7वें और 8वें नंबर पर थीं, लेकिन अब 11वें और 12वें स्थान पर आ चुकी हैं। इस साल इन दोनों दिग्गज कंपनियों के शेयरों की कीमत में काफी गिरावट देखी गई। दूसरी तरफ ताइवान और दक्षिण कोरिया की टेक कंपनी की शेयरों में भी भारी उछाल आ गए। AI और सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों में विदेशी निवेशक जमकर पैसा लगा रहे हैं। इसी वजह से चीन और ताइवान के बाजार को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। इस खबर पर सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि गोदी मीडिया के जश्न के बीच मोदी के 12 सालों की कीमत। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश को इनोवेशन इकोनॉमी चाहिए, ED इकोनॉमी नहीं। लच्छेदार भाषण और मीडिया मैनेजमेंट में अर्थव्यवस्था का सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। भारत में नई सोच, नई तकनीक और नए उद्यमों को बढ़ावा देने की जगह एक अलग ही मॉडल चल रहा है। जो भी कंपनी आगे बढ़ती है उसके यहाँ पहले ED की रेड कराओ, फिर पार्टी के लिए चंदा वसूलो। नतीजा ये रहेगा कि निवेश घट रहा है, नई नौकरियां कम पैदा हो रही हैं, अच्छी सैलरी वाली नौकरियों के अवसर सिमट रहे हैं। फिच रेटिंग्स ने अमेरिका ईरान युद्ध और महंगाई के कारण भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.4% किया। फिच ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में पहले लगाए गए 6.7% के अनुमान को कम किया है। एजेंसी का साफ कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का असर भारत पर दिखेगा। इस युद्ध की वजह से सितंबर और दिसंबर की तिमाहियों में आर्थिक रफ्तार काफी सुस्त हो सकती है। दरअसल जंग के कारण दुनिया भर में ईंधन और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। हाल के कुछ हफ्तों में ही ईंधन के दामों में 4 से 5% तक की बढ़ोतरी देखी गई। बढ़ती महंगाई की वजह से आम आदमी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाएगा। जब लोगों के पास पैसे कम बचेंगे तो वो बाजार में खरीदारी भी कम करेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते ही RBI ने भी देश की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.6% किया था। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले साल ऊर्जा संकट कम होने पर आर्थिक रफ्तार फिर से सुधर जाएगा। पटना कोर्ट ने कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल ये पूरा विवाद 2 जून की रात को 2 कोचिंग सेंटरों की आपसी दुश्मनी के कारण हुआ था। आरोप है कि खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ लोगों ने जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की थी। इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए खान सर के सुरक्षा गार्डों ने हवा में गोलियां चलाई थी। पुलिस के इस मामले में खान सर पर गार्डों को उकसाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की थी। गिरफ्तारी के डर से खान सर के वकील ने तुरंत कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। वकील ने जज के सामने दलील दी कि इस पूरी घटना में खान सर की कोई सीधी भूमिका नहीं थी। इसके साथ ही बिहार फायर सर्विस ने भी खान सर के संस्थान को सुरक्षा नियमों की अनदेखी का नोटिस भेजा है। फिलहाल कोर्ट से मिली इस अंतरिम राहत के कारण पुलिस अभी खान सर को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर अब 190 हो गई है। भारत अब ऐसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम बना रहा है जो सीधे चीन तक मार कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत अपने पुराने दुश्मन पाकिस्तान की हरकतों पर भी पूरी नजर रख रहा है। रिपोर्ट में पिछले साल मई में हुए भारत पाकिस्तान के मिलिट्री टकराव का भी जिक्र है। हथियारों पर खर्च के मामले में भी भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन चुका है। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की नई खबरें लेकर रात 8 बजे फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.